Yes, please respond. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर एक कंप्लेंट था सर। क्या बोलिए। सर हम क्लास रेगुलर करते हैं सर, लेकिन अटेंडेंस जो आता है सर, रेगुलरली मैसेज आता है, मतलब वीकली जो मैसेज आता है उसमें मेरा अटेंडेंस कम क्यों रहता है सर? अटेंडेंस कम हम रहता सब है। सब्जेक्ट यस सर, हम सब सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास करते हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करते, लेकिन मेरा अटेंडेंस एक दो अटेंडेंस मिस रहता है सर, उसमें मतलब कि एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। अपने पेपर का तो हम कर लेते हैं, बाकी पेपर का भी हम इसमें चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है ना। कभी कोई क्लास मिस यस सर, हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ है। ओके सर। कभी कोई क्लास मिस हुआ होगा, अदरवाइज तो जो रेगुलर है सर एक भी नहीं किया है सर, एक सब्जेक्ट का भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, तो हम पेपर में देख लेते हैं क्या है ओके स्टेटस। सर। हाँ, तो हम लोग इन आउट बेसिकली वी डिस्कस द इन आउट इन द प्रीवियस सेशन। तो इन एंड आउट दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इन डेटा used as a data transfer instruction in assembly language programming. So in is basically used to transfer data from input device or input port to the processor, and out is used to send data from the processor to an output device or output port. Because output port या input port यहाँ mention इसलिए किया गया है क्योंकि your peripheral, your input output devices is not directly connected with the CPU. So in between CPU and your device, the port is used as an interface. तो जो पोर्ट है वो एज एन इंटरफेस आपका यूज होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो डेटा ट्रांसफर स्कीम है, यानी कि सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम तब यूज होता है जब आपका स्पीड ऑफ पेरिफेरल और प्रोसेसर मैच करता है। यानी कि जैसे ही प्रोसेसर कोई इशू करेगा इंस्ट्रक्शंस, उस इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, बिकॉज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर रिमेन सेम स्पीड का है अगर स्पीड अगर मैच करता है। सेकेंड प्रोग्राम इन डेटा ट्रांसफर स्कीम इज asynchronous one. Asynchronous whenever the speed of input output device and the processor is does not match. तो जब आपका ये मैच नहीं करेगा तो उस केस में the mode of data transfer occur in presence of CPU, that is known as asynchronous data transfer scheme. So this type of data transfer scheme is used when the speeds of peripherals, that is input output devices, and the processor do not match and timing characteristics of the input output device is not predictable. कितना समय लगेगा ये predictable नहीं होगा, क्योंकि स्पीड पर वैरी करेगा। आपका जो टाइमिंग है वो स्पीड के हिसाब से वैरी करेगा। तो जिस तरह का स्पीड होगा पेरिफेरल का आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा प्रोसेसर को। तो इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, बेसिक आपका जो ऑपरेशंस क्या लेगा, इनिशिएटिव क्या होगा, इनिशिएटिव ये होगा कि इसमें सीपीयू कुछ समय के लिए आपका अनयूटिलाइज हो जाएगा। कुछ समय के लिए मतलब कब तक, तो जब तक आपका कोई पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्ड करेगा किसी ऑपरेशन के लिए, तो बिकॉज द स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्ड इन ए स्लो मैनर, यानी कि फास्टेस्ट मैनर में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उस समय जब आपका रिस्पॉन्डिंग स्टेटस अवेटेड होगा, यानी जब तक आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, उस समय सीपीयू क्या होगा, आइडल स्टेट में चला जाएगा। तो उस समय सीपीयू के पास कोई काम नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है इट विल अफेक्ट योर थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन गोल क्या होता है सदीक? आप लोग कैमरा ऑन करके रखिए, वीडियो, अगर इफ यू हैव नो नेट इशू देन प्लीज ऑन योर वीडियो। यस सदीक बताइए। कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर जो ऑपरेशन हम उसको कराते हैं सर, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। हाँ वो तो ठीक है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई वी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम? टू मेक आवर टास्क इजियर सर। कौन बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा सही से। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि कोई भी पीसी को यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए सर।
यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन मेन गोल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोई प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? कलेक्शन ऑफ सर कम्युनिकेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच सर कम्युनिकेट किया जाता है। ये तो ठीक है। क्या ये क्या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे सर यूजर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपने इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल कर सकता है सर। यूजर एक्सेस कर सकता है, हाँ ठीक है। लेकिन Yes, मेन गोल क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज इसलिए करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मैक्सिमम कोशिश ये रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके वो दे सके, ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होगा? जब आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू होगा। सीपीयू Yes, अगर मैक्सिमम टाइम तक बिजी रहेगा तो वो ऑब्वियसली है कि आउटपुट जनरेट करेगा। अगर सीपीयू को बिजी, सीपीयू का बिजनेस कम हो जाए, सीपीयू को आप लेस बिजी कर दें, तो उस केस में जितना समय तक सीपीयू बिजी नहीं है तो किसी तरह का कोई आउटकम जनरेट नहीं होगा। तो मेन यहाँ पर ये गोल हमारा फेलियर हो रहा है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम में। ये गोल फेलियर हो रहा है क्योंकि इसमें आपका सीपीयू थोड़े देर के लिए क्या हो रहा है, बिना मतलब का वो वेट कर रहा है प्रोसेस का, क्योंकि आपका जो है पेरिफेरल का स्पीड कम है, तो पेरिफेरल रिस्पॉन्डिंग टाइम ले रहा है ज्यादा, पेरिफेरल रिस्पॉन्ड करने में समय ज्यादा ले रहा है। तो उस दौरान yes, sir. सीपीयू चाहता तो दूसरे कोई प्रोसेस को एलोकेट करके उस पर जॉब आगे बढ़ाता, लेकिन उस कारण से चूंकि आपका जॉब अभी इन पाइपलाइन है और सीपीयू दूसरे प्रोसेस को स्विच भी नहीं कर सकता है इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, सो योर सीपीयू इज नीडलेसली वेटिंग फॉर एनी रिसोर्स, ठीक है ना? और रिसोर्स वेटिंग में सीपीयू का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन है सेकंड पैरा में कि इन दिस मेथड द प्रोसेसर इनिशिएट्स द डिवाइस टू गेट रेडी। अब ये जो सेकंड पैरा है, इसको जब आप सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो यू जस्ट इमेजिन द प्रिंटर whenever you are giving command to the printer and printer is not printer status is not okay, yani printer is not ready to execute the instruction given by the processor. So in this method the processor initiates the device to get ready, आपका initiate करता है आपका डिवाइस को रेडी करने के लिए, and then goes for checking the status of that device. अब इसमें क्या है कि आपका डिवाइस का स्टेटस भी चेक होगा। डिवाइस का स्टेटस चेक इसलिए होगा क्योंकि डिवाइस आपका जो है वो सेम स्पीड का नहीं है, स्लो स्पीड का भी हो सकता है। तो स्लो स्पीड का होने के बाद आपका जो है डिवाइस जब रेडी होगा तभी उस डिवाइस पर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो समय लग रहा है जिसमें प्रोसेसर इनिशिएट कर रहा है रेडी स्टेट चेक करने के लिए, फिर स्टेटस को लेने के लिए वेट कर रहा है, तो इसमें जो समय लगा, इस समय में क्या कर सकता है? इस समय में एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या किया गया कि आपका जो 10 द माइक्रो प्रोसेसर वेट्स टिल द डिवाइस बिकम्स रेडी टू ट्रांसफर डेटा। अब इसमें क्या है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर वेट कर रहा है, कंटिन्यूअस वेटिंग है। तो कंटिन्यूअस वेटिंग है तो अब तो माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई काम है नहीं, जब तक कि वो आपका जो जिस पर्पस को जिस स्टेटस के लिए वेट कर रहा है वो स्टेटस उसको नहीं मिलता है तब तक वो वेट करेगा। तो जब तक वो वेट कर रहा है इस समय में आपका सीपीयू किसी तरह का कोई वर्क, इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर और इफिशिएंट यूज ऑफ द सीपीयू। तो इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम योर सीपीयू इज अनयूटिलाइज्ड फॉर टाइम बिंग, कुछ समय के लिए अनयूटिलाइज्ड हो जाता है जिसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन द नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरा इसके बाद जो डेटा ट्रांसफर स्कीम आया दैट इज द इंटरप्ट ड्रिवन और प्रोग्राम्ड इंटरप्ट। इंटरप्ट सर अनयूटिलाइज मतलब सर वेट करने लगता है सर। हाँ, अब अनयूटिलाइज का मतलब हुआ कि आपका प्रोसेसर जो है रुका हुआ है, किसी पर्टिकुलर प्रिंटआउट का कमांड दिया गया है, प्रिंटर बिजी है, प्रिंटर स्टेटस ओके नहीं है, प्रिंटर रेडी नहीं है, तो अब आपका प्रिंटर में पेपर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिंटर का उस पर्टिकुलर स्टेटस के लिए आपका जो है सिस्टम यानी प्रोसेसर वेट कर रहा है।
अगर वो वेट कर रहा है तो वेटिंग के समय में तो कोई तरह का एफर्ट नहीं लग रहा है सीपीयू का, सीपीयू एफर्टलेस है। यस सर। तो जब सीपीयू एफर्टलेस है तो हम दूसरा डेटा ट्रांसफर यूज कर सकते थे कि हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज देते, जो आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम में पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और दूसरा प्रोसेस को ले लेते। तो वो दूसरा प्रोसेस को लेने का जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन और प्रोग्राम्ड इंटरप्ट, जो थर्ड आपका डेटा ट्रांसफर स्कीम अंडर प्रोग्राम्ड इंटरप्ट प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम है। तो ये रीजन क्या हुआ यहाँ पर, व्हेन द डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा द प्रोसेसर इशूज द इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डेटा। मतलब प्रोसेसर तब तक इशू नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करने का जब तक कि डिवाइस रेडी नहीं है। तो डिवाइस रेडी होने में जितना समय लगा उस समय तक तो सीपीयू को कोई काम नहीं दिए आप, उस समय तक तो सीपीयू आपका वर्कलेस हो गया। यस सर। तो दैट इज व्हाई इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम your CPU is unutilized for time being whenever the CPU or the processor wait for the status of the device। जब वो डिवाइस के स्टेटस के लिए वेट कर रहा होता है, क्योंकि स्टेटस उसको एक बार जब मिल जाएगा तभी वो किसी तरह का ट्रांसफरिंग इशू इंस्ट्रक्शन इशूज करेगा। तो जब तक वो ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन इशू नहीं कर रहा है तब तक वो वेट कर रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक था एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का, जिसको दूर करने के लिए इंटरप्ट ड्रिवन या प्रोग्राम इंटरप्ट में स्विच किया गया। तो इसका ड्रॉबैक क्या था एसिंक्रोनस का, कि ड्यू टू स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर इज नॉट यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। वेस्टेज ऑफ टाइमिंग इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू इन्वेंट न्यू डेटा ट्रांसफर स्कीम। तो न्यू डेटा ट्रांसफर स्कीम किस फॉर्म में आया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन और प्रोग्राम्ड इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर स्कीम। इंटरप्ट ड्रिवन भी बोल सकते हैं उसको, प्रोग्राम्ड इंटरप्ट भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम मेथड में आपका जो सीपीयू है बिना आवश्यकता के बिजी रहता था। तो द एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम मेथड कीप्स द सीपीयू बिजी नीडलेसली। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग एन इंटरप्ट फैसिलिटी। अब ये इंटरप्ट फैसिलिटी जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे शेड्यूलर। Yes, sir. How many types of scheduler we have in operating system? 3 types of scheduler. 3 types, sir. Long term scheduler, short term scheduler, and medium term scheduler. So which one is handling the interrupt? Interrupt. Sir, medium term. Medium term scheduler, okay. Because a long term scheduler is the job scheduler. Whenever your process switch from new state to ready state, it will the job of a long term scheduler. यानी कि that scheduler is the program which maintain the job scheduling work. Short term scheduler is equivalent, is also known as CPU scheduler. So short term scheduler is responsible for allocation of the process inside the CPU. Now the medium term scheduler is responsible for that particular region. तो इंटरप्ट ड्रिवन या प्रोग्राम इंटरप्ट का मतलब ये है कि एनी टाइम व्हेनेवर एनी प्रोसेस इज इन वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट इवेंट, किसी भी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए अगर वेट कर रहा है प्रोसेस, तो इमीडिएटली दैट प्रोसेस मूव टू द वेटिंग स्टेट, बिकॉज वी डू नॉट द सिस्टम नॉट वांट टू नीडलेसली बिजी द सीपीयू फॉर नो वर्क, यानी कि बिजी विदाउट बिजनेस, जैसे बोलते हैं ना, वी आर समवन इज बिजी विदाउट बिजनेस, बिना बिजनेस का ही वो बिजी। तो सीपीयू बिजी विदाउट, हाँ सीपीयू बिजी विदाउट बिजनेस है, तो उसको बिजी करना है, इसको बिजनेस देना है। तो उसको बिजनेस देने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ही कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए आपका वेट करता है, तो आप जब प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाए होंगे तो वहां पर आप वो चीज बनाए होंगे कि आपका प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में जाता है। क्यों जाता है, तो इनपुट आउटपुट इवेंट वेट के लिए वेट कर रहा है। और कब फिर रेडी स्टेट में जाता है, जब इनपुट आउटपुट इवेंट आपका कंप्लीशन होता है। ये लिखते हैं ना? यस सर। तो वहां Yes, sir. हाँ, उस डायग्राम में जो आपने लिखा वही चीज अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरप्ट ड्रिवन इज द पर्टिकुलर मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन विच एनी टाइम व्हेनेवर देयर इज ए लॉन्ग duration of waiting occur for the particular input output device, then the processor switch to the another process and execute that process, and at the meantime whenever the particular interrupt is over, जैसे ही वो input output completion होता है, तो immediately आपका जो रनिंग करंट रनिंग टास्क है उसको रोक कर
वो आपको जो है रिज्यूम करा देता है, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस को वो कंप्लीट करवा देता है। तो इन दिस पर्टिकुलर दैट इज व्हाई द फर्स्ट पैरा इज द प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन भी उसी में लिखा हुआ सेकंड सेंटेंस में कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग इंटरप्ट फैसिलिटी, कि सीपीयू को जो नीडलेसली बिजी है उसको नीडफुल यानी कि आवश्यकता के हिसाब से उसको बिजी कर लेना। तो ये कैसे होगा? तो इन दिस मेथड बेसिकली इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है, दैट इज इन सेकंड पैरा, in this method the interface, that is interface is here input output port through which your input as well as output device is connected, and that interface is the communication bridge you can say in between CPU and that peripherals। CPU और peripherals के बीच में वो एक तरह का communication bridge का काम करता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका जो इंटरफेस है, यूनिट है, ये मॉनिटर करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मॉनिटर करता है, क्योंकि स्टेटस कौन बताएगा? इंटरफेस ही बताएगा सीपीयू को, बताएगा ना। यस सर, यस। आपका इंटरफेस जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मॉनिटर करता है और ये डिटरमाइन करता है कि इफ द डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर और नॉट। तो इफ द डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, अब ये जितना समय में डिटरमाइन करता है, इसी दौरान इन द मीन टाइम सीपीयू कंटिन्यू विथ अनदर प्रोग्राम। अनदर प्रोग्राम यहाँ प्रोसेस से है, अनदर प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस प्रोग्राम इज द बिकम प्रोसेस व्हेन इट इज इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस भी एक तरह का प्रोग्राम ही है, बट दैट इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यस सर। तो जब आपका इंटरफेस मॉनिटर कर रहा होता है कि डिवाइस का रेडी है या नहीं है, उसी दौरान एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में सीपीयू नीडलेसली बिजी होता है, उसी दौरान होता है ना। यस सर। तो उसी समय का यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर दिया गया कि उस समय में प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज दिया गया और दूसरा प्रोग्राम ने दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर लिया और उस प्रोसेस पर वर्कआउट इनिशिएट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि सीपीयू आपका बीजी विदाउट बिजनेस नहीं हुआ, बिजनेस यानी कि बीजी विथ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से बिजी रहेगा। हाँ, तो बीजी विथ बिजनेस, न्यू बिजनेस उसको असाइन कर दिया गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अकर व्हेनेवर मीडियम टर्म शेड्यूलर वर्क इन द शेड्यूलिंग टेक्निक। तो शेड्यूलर आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर वहां इंट्रोड्यूस हुआ, जो आपका वेटिंग स्टेट में जो प्रोसेस गया है उसके अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेगा। हाँ बोलिए सर। ये जो इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम है सर, इसको हम इंटरप्ट ऐसे बोल सकते हैं सर, व्हेनेवर देयर इज इंटरप्ट इन द प्रोसेस देन दैट प्रोसेस विल गो ऑन द वेटिंग स्टेट। यस सर, ऐसे बोल सकते हैं सर इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज सेकंड पैरा है, थर्ड पैरा में वही चीज बोला जा रहा है, थर्ड पैरा में वही चीज कहा जा रहा है। विद द इंटरफेस यूनिट इशूज एंड इंटरप्ट सिग्नल। जो आपका इंटरफेस यूनिट है आपका, जब तक वो इंटरफेस यूनिट इंटरप्ट सिग्नल को इशू नहीं करता है, इंटरप्ट सिग्नल में आपका क्या है कि जो इंटरप्ट जिस कारण से हुआ वो इंटरप्ट जैसे ही ओवर हुआ तो सिग्नल जैसे ही देगा तो सीपीयू क्या करेगा? करेंट टास्क को सस्पेंड करेगा, ठीक है ना। यस सर। करेंट टास्क को सस्पेंड करेगा और इन्वॉल्व आपका सबरूटीन जो है हैंडल करके इनपुट आउटपुट जो है आपका प्रोसेस को हैंडल करते हुए लेटर आपका जो रिटर्न्स करेगा उस टास्क में जिसको वो ओरिजिनली प्रोसेसिंग कर रहा था। तो दैट इज द मेन शेड्यूल accomplished by the particular processor during interrupt driven or programmed interrupt data transfer scheme. Now the next one is, we already discussed in the previous question answer session, that is what is DMA operation. So before DMA operation we discussed what is DMA data transfer scheme. So DMA data transfer scheme basically क्या, DMA stands for direct memory access. तो हाँ, तो यहाँ DMA में बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर डिस्क कंट्रोलर, इसको समझाने के लिए हम लोग ये डायग्राम देखे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में भी कि दिस इज द DMA ऑपरेशन, दिस डायग्राम shows the DMA operation. देखिए दिस इज द DMA ऑपरेशन। अब इस डायग्राम में देखिए, इसको हम लोग पहले भी एक आध बार बनाए हैं। 8086 ये भी हम लोग क्वेश्चन किए थे कि 8086 में आपका कौन सा पिन है जो DMA ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं रिक्वेस्ट और ग्रांट। डीएमए ऑपरेशन जब डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट और ग्रांट ये दो पिन है। ये मैक्सिमम मोड का नेमिंग कन्वेंशन है। मिनिमम मोड में क्या होगा? VCC सर। नहीं, मिनिमम मोड में होल्ड और HLD। HLD और यस सर, होल्ड यस सर, होल्ड और HLD सर। हाँ, यस सर, यस सर। ये 31 और 30 नंबर पिन है आपका 8086 का। 31 यस और सर, 30 यस। नंबर। यस सर। हाँ, रुक जाओ अभी। तो अब 8086 के अंदर ये दो पिन दिखाया गया। ये आपका पिन डायग्राम है, लेकिन इसमें पिन सारा नहीं है, केवल दो पिन दिख रहा है। 8086 प्रोसेसर है और इसमें देखिए 3 बसेस है आपका। पहला डेटा बस है ऊपर में, और नीचे आपका एड्रेस बस और कंट्रोल बस है। एड्रेस बस और कंट्रोल बस में आपका जो है कंट्रोल बस का काम इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सारा ऑपरेशन कंट्रोल बस के थ्रू होगा। तो डीएमए कंट्रोलर देखिए, ये एड्रेस बस भी रीडायरेक्ट किया हुआ है। डीएमए कंट्रोलर एरो गया हुआ है। डीएमए कंट्रोलर एड्रेस डेटा बस भी आपका जो है कंट्रोल बस भी आपका रीडायरेक्ट हुआ है डीएमए कंट्रोल। ये कब हुआ है? जब डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट हो जाएगा। ये डायग्राम आपका कब का है? जब डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट हो गया है। तो ये देखिए, ये यहाँ से सबसे पहले क्या है कि डिस्क कंट्रोलर आपका जो है ये डीरेक्ट, यहाँ देखिए डीएमए रिक्वेस्ट है डीरेक्ट। डीएमए रिक्वेस्ट चैनल से डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट देता है कि देयर इज ए नीड ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो इनिशिएट डीएमए ऑपरेशन। तो चूंकि डीएमए कंट्रोलर को मेमोरी बसेस चाहिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो बसेस ऑलरेडी आपका जो है अंडर कंट्रोल ऑफ 8086 है। तो डीएमए कंट्रोलर जस्ट यूज दिस पिन, रिक्वेस्ट पिन, that is RQ pin, to submit the request that DMA for DMA operation buses are needed। तो बस का जरूरत है। तो ये 8086 अपना इंटरनल ऑपरेशन कंप्लीट करके और थोड़े देर के लिए अगर उसको लगता है कि नहीं बसेस को रिलीज किया जाए, तो वो GT that is ग्रांट पिन के थ्रू एक्नॉलेजमेंट डीएमए कंट्रोलर को सबमिट करता है। ये जो रिक्वेस्ट दिए हो उसको हमने मान लिया और तुमको एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि आप जो है सिस्टम बसेस को यूज कर सकते हो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। अब ये डीएमए कंट्रोलर क्या कर रहा है? डीएमए कंट्रोलर एक पर्टिकुलर चैनल से, जिसको हम लोग डीएमए एक्नॉलेजमेंट DAC बोल रहे हैं, तो डीएमए ये एक्नॉलेजमेंट जो 8086 से मिला उसको, इसको ये सेंड कर देता है डिस्क कंट्रोलर को। ये जैसे ही इस डिस्क कंट्रोलर को ये मिलता है, तो अब डिस्क कंट्रोलर को समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर का सेशन इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि नाउ द बसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ डीएमए कंट्रोलर। नाउ दिस बसेस आर रीडायरेक्ट टू द पर्टिकुलर डीएमए कंट्रोलर एंड वंस द रिक्वेस्ट इज होल्ड, यानी कि जैसे ही डीएमए कंट्रोलर विथड्रॉ करेगा रिक्वेस्ट, तो एक्नॉलेजमेंट भी ये विथड्रॉ कर लेगा 8086। देन ये जो आप कट देख रहे हैं, ये 3 कट तीनों बसेस के लिए, ये फिर से रीडायरेक्ट स्ट्रेट वे मैनर में 8086 के लिए हो जाएगा। यानी कि नाउ द डीएमए सेशन इज क्लोज्ड एंड 8086 रीगेन द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये हायरिंग प्रोसेस है। थोड़ी देर के लिए डीएमए कंट्रोलर हायर करेगा, हायरिंग करने के बाद वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करेगा, डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन वो फिर से हायरिंग आपका जो है वो क्लोज करेगा। यानी कि हायरिंग का जो जितना टाइमिंग था वो एंड हुआ, उसके बाद 8086 जो है ग्रांट जो है विड्रॉ करेगा और रिक्वेस्ट जो है वो डीएमए कंट्रोलर विड्रॉ करेगा एंड फाइनली 8086 रीगेन द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस एंड वी हैव 3 सिस्टम बसेस, दैट इज डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ after discussion, after analyzing the DMA operation, you are in जब आप लिखेंगे इसको तो ज्यादा क्लियर होगा। यानी तो डीएमए डेटा ट्रांसफर स्कीम, तो सबसे पहले यहाँ पर डीएमए डेटा ट्रांसफर स्कीम में हियर जस्ट मेंशन हियर द इंटरफेस यूनिट, here the interface unit transfers the data
क्या करता है? हियर द इंटरफेस यूनिट ट्रांसफर्स द डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। अब डीएमए के लिए कैसे सेशन जनरेट हुआ वो डीएमए ऑपरेशन हम लोग डिटेल देखेंगे। यहाँ पर केवल इतना समझना है कि डीएमए डेटा ट्रांसफर एक्चुअली होता क्या है। तो डीएमए डेटा ट्रांसफर में इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू ऑल द सिस्टम बसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर टू डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ द डेटा फ्रॉम memory to peripherals and peripherals to memory. So here the interface unit transfers the data to and from the memory unit via memory bus. ठीक है ना? That is the because it works for the memory DMA controller, then the particular bus is renamed as memory bus. So this method allows block, यानी कि जो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर है ऑलरेडी हम लोग प्रीफर करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग। तो ब्लॉक डेटा ट्रांसफरिंग यानी कि नंबर ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ डेटा को अगर ट्रांसफरिंग करना है तो दिस मेथड अलाउज ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू बी रीड और रिटन। ठीक है, द सीपीयू अब यहाँ क्या कर रहा है? द सीपीयू प्रोग्राम्स द DMA controller by giving, क्या करता है? Giving the, क्या क्या देता है इसको? Giving the memory address, memory address, the buffer, जो डेटा बसेस यूज करते हैं, the buffer and the number of bytes. अगर फोन नंबर मिल जाए तो हो जाता। Buffer and the number of bytes to be read or written, and then proceeds with some other work में, यानी कि सीपीयू को जैसे ही डीएमए रिक्वेस्ट मिलता है तो सीपीयू जो है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, नंबर ऑफ बाइट्स जो रीड और राइट के लिए यूज होगा, सब प्रोसीड करने के बाद अपना अदर टास्क वो वर्क करने लगता है। अदर टास्क मतलब इंटरनल वर्क कोई भी परफॉर्म करता है। ठीक है ना? तो अब डीएमए कंट्रोलर को जैसे ही ये डायरेक्शन मिलता है तो वो मेन मेमोरी से डायरेक्ट आपका ऑपरेशंस इनिशिएट कर लेता है विदाउट एनी सीपीयू इंटरवेंशन। दैट मींस ठीक, यही रखो अटेंडेंस लाओ। हाँ, तो अब जैसे ही आपका सीपीयू जो है डीएमए कंट्रोलर को अपना प्रोग्राम, इसको रख दो, वहीं रख दो उधर। तो फिर डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? जैसे ही डीएमए कंट्रोलर को ये अथॉरिटी मिलेगा, देन द डीएमए कंट्रोलर, बताइए एनीवन? मेमोरी से डायरेक्ट सर ऑपरेशन को ले लेगा विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। हाँ, द डीएमए कंट्रोलर देन रीड्स, आपको सीपीयू के से उसको कोई अपडेटा नहीं चाहिए, रीड्स और राइट्स डेटा डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, टू, डायरेक्टली टू द, कौन सा मेमोरी बताइए? सर बाकी लोग नहीं है क्लास में क्या? डीएमए कंट्रोलर देन रीड्स और राइट्स डेटा डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी
हाँ, मेन मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग CPU, हाँ, विदाउट इन्वॉल्विंग CPU एज एन इंटरमीडिएट यूनिट. This is the main part of DMA data transfer scheme. And once the DMA controller gain the control over the buses, then DMA controller perform read and write operation on data directly to the main memory without involving CPU as an intermediate unit. Because earlier, in case of program data transfer scheme, every moment of data is under consideration of CPU. Now, in this case, whenever the CPU withdraw the authority of system buses for time being and give the authority to the DMA controller, then DMA controller gets the authority to direct data movement from one location to another location by the help of the particular main memory without any CPU interference. तो यहाँ पर एक चीज है कि CPU इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा. स्लो क्यों बोले? ओके सर रैम सर स्लो बोले सर इस वजह से कि सर उसमें कैशे मेमोरी सर स्पीड मेमोरी का काम करता है सर. हाँ, तो यहाँ पर तो डेटा डायरेक्ट आपका मूव कर रहा है. डेटा को मूव कराने के लिए डेटा बस यूज हो रहा है, मेमोरी बसेस आर यूज. ठीक है ना? सीपीयू सीपीयू के कंसीडरेशन में क्या हो रहा है कि यही काम आपका भाया मीडिया हो रहा है, यानी मेमोरी से सीपीयू से आप तक पहुंच रहा है, यानी कि पेरिफेरल्स तक. तो आप पेरिफेरल्स से जो बीच में जो सीपीयू था उसको हटाकर डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेट करा दिया गया, तो फास्ट हो जाएगा ना? ओके सर. और अब बताइए कि ये डीएमए डेटा ट्रांसफर स्कीम होने के बाद सीपीयू कब रीगेन करेगा कंट्रोल? जब वो प्रोसेस सर एग्जीक्यूट हो जाएगा सर पूरी तरह से. तो इस दौरान कर जाएगा पूरा. तो इसको सपोर्ट, इस पर्टिकुलर डीएमए ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? बताइए. द सीपीयू डिलेज, अपना काम को वो थोड़ा देर करेगा, डिलेज इट्स मेमोरी एक्सेस. ठीक है ना? तो मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को ये डिले करेगा. क्यों डिले करेगा? ये डीएमए कंट्रोलर डीएमए ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये डिले नहीं करेगा तो मेमोरी ये डीएमए सेशन लॉगिन होगा नहीं. डीएमए सेशन तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक ये प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट सीपीयू से नहीं मिलेगा. तो जब प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा उस समय सीपीयू थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेगा, वो अपने प्रोसेस को मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को डिले कर देगा. डिले करेगा. क्यों डिले कर रहा है? टू अलाउ, बताइए, टू अलाउ डीएमए ऑपरेशन. टू अलाउ फॉर डायरेक्ट, ठीक है ना, डेटा ट्रांसफर, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर. तो यहां बोलिएगा डायरेक्ट फ्रॉम मेन मेमोरी टू द, डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर, मेमोरी इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर. तो ये सीपीयू डिले करेगा तभी आपका जो है सीपीयू डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट होगा, जिसको हम लोग डीएमए ऑपरेशन में और ज्यादा क्लियर समझेंगे. ठीक है ना? और जब जैसे ही आपका जो है ट्रांसफर कंप्लीट होगा, व्हेन द ट्रांसफर इज डन, तो व्हेन द ट्रांसफर इज डन द डीएमए कंट्रोलर इंटरप्ट्स द सीपीयू. सीपीयू को इंटरप्ट करेगा टू इंडिकेट, सीपीयू को इंटरप्ट करने का मतलब है कि टू इंडिकेट दैट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज ओवर या हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है ना? तो यू कैन रीगेन द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस. ठीक है ना? ये आपका डीएमए कंट्रोलर आपको इंटीमेट करेगा सीपीयू को विड्रॉयल करने के लिए, रिक्वेस्ट को विड्रॉ करते हुए कि नाउ द डीएमए ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड इफ once it is completed then you just regain the control over the system buses and
initiate your further execution, यानी further execution job जो है उसको आप initiate कर लो. तो are you getting the point of what is actually DMA data transfer scheme we have? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And for that we have a diagram also when we discuss DMA operation or DMA controller. So DMA controller, this is the diagram for DMA operation initiation. ये initiate होने के बाद का है. इसमें जब हम डायरेक्शन सिस्टम बसेस का डायरेक्ट सीधा कर देंगे 8086 के तरफ, तो वो DMA ऑपरेशन के पहले, बिफोर DMA ऑपरेशन, आफ्टर DMA ऑपरेशन या विद इन DMA ऑपरेशन. तो दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम which represent DMA operation is initiated and in the process. ये आपका in the process में है. तो वहां पर सिस्टम बसेस आप देख रहे हैं कि रिडायरेक्ट हो रहा है आपका DMA कंट्रोलर. DMAC is the DMA controller. DMA, that means direct memory access. So these are the overall data transfer scheme we have, that is program data transfer and particular DMA data transfer. So in next class we just discuss about the DMA controller. ठीक है ना?